22,006 करोड़ का लोन सुभाष चंद्रा को एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पर माफ कर दिया गया। इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत करूंगा मैं पाराशर जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। एक्सपर्ट टॉक के अंदर आप बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं सर। बहुत इंटरेस्टिंग विषय आप जो भी बात कर रहे हो और आपने उठाया। 22,000 करोड़ को आपने 6.5 करोड़ पे सेटल किया। देखो, जब कभी बात पूरे डाटास के साथ होती है तो उसके पीछे का बैकअप भी होना चाहिए। लेकिन जब आप न्यूज डालते हो, क्योंकि आजकल ब्रॉडकास्ट का आजकल जो है वो सोशल मीडिया का टाइम है, तो खबर की ओरिजिनलिटी जानने से पहले खबर बहुत लंबे एरिया तक फैल चुकी होती है। लेकिन जब उस खबर की तह में जाते हैं तो बहुत सी टेक्निकलिटीज हमें नजर आती हैं। इस सुभाष चंद्रा केस में भी आप इसी तरह की टेक्निकलिटीज पाएंगे। 22,000 करोड़ LIC और बैंक जो है वो सुभाष चंद्रा ने जिन कंपनीज की गारंटी दी थी, उसकी जब कोई गारंटर गारंटी देता है तो उसकी जमा रकम में से वो बैंक या LIC जो भी उसको लोन देती है वो भरपाई की हकदार होती है। यहां पर यह चीज जाननी जरूरी है कि जिन कंपनियों की सुभाष चंद्रा ने गारंटी दी, कुछ उसकी सब्सिडीज थी और कुछ उसकी वो थी, लेकिन गारंटी उसकी पर्सनल थी। अब सुभाष चंद्रा का बिजनेस जैसे से डाउन होना शुरू हुआ, 22,000 करोड़ जो उसने गारंटी के तौर पर बैंकों और LIC में दिया था, उन लोगों ने रिकवरी शुरू कर दी। अब रिकवरी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। जितने भी आपके लेनदार होते हैं वो NCLT, एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, उसके थ्रू सारे के सारे फाइनेंशियल केसेस, जो आप कह लीजिए डूबती हुई कंपनी के फाइनेंशियल केसेस, जो जो लेनदार होते हैं वो वहां पर अपनी अपनी जो है वो रकम को रखते हैं और एक ट्रिब्यूनल बनता है। उस ट्रिब्यूनल में जो भी फैसला होता है वो अगर बहुमत से होना चाहिए, 60 से 70% लोग अगर एक फैसले को करते हैं तो सारे लोगों को मानना होता है। इस ट्रिब्यूनल ने ये फैसला किया कि जो लेनदारी है बैंकों की, अब सुभाष चंद्रा के पास में प्रॉपर्टी कितनी बची है। सुभाष चंद्रा ने अपनी प्रॉपर्टी को इस वक्त 6.5 करोड़ रुपया ही दर्शाया। अब जब ट्रिब्यूनल के जो लोग बैठे उन्होंने कहा कि अगर 6.5 करोड़ है वो तो ले लो, इसके बाद अगर पैसा है तो जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो पैसा डूब जाएगा। और इसी संदर्भ को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने 70% वोटों के साथ में ये फैसला किया कि 6.5 करोड़ रुपए जो के बाद सुभाष चंद्र ने जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, जो गारंटी के तौर पर उनका 22,000 करोड़ का जो उन्होंने बैंकों को उस वक्त दिया था गारंटर, वो 6.5 करोड़ उन्होंने सिर्फ अपनी मनी बताई और इसके चलते हुए वो 6.5 करोड़ रुपए केस वाइप ऑफ किया गया। अब योगेश जी, आप ये भी इस चीज को मानेंगे कि जब भी कोई गारंटर गारंटी देता है तो ये उसकी लाइबिलिटी उस वक्त के एसेट्स होते हैं। यहाँ बैंकों की भी कोई गलती नहीं होती। आज आपकी कंपनी, जिस वक्त आप कंपनी के टॉप पीक पे थे, आपके शेयर्स बहुत हाई थे, आपके पास SL वर्ल्ड, जो सिटी केबल और डिश टीवी, इस तरह के जो है बड़े अच्छे उस वक्त के चलने वाले हाउसेस थे, उस वक्त उनकी जो एसेट्स की कीमत मान करके लोन के लिए उनको जो है वो गारंटर बनाया गया। उस वक्त वैल्यू बहुत ज्यादा थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी पिछले 15-16 सालों में जो शेयर थे वो भी नीचे आ गए और साथ साथ में जो उसकी वैल्यू थी कंपनीज के एसेट्स की वो भी नीचे आ गई, बिजनेस नीचे आ गया। लेकिन यहां देखना ये भी जरूरी है बहुत ज्यादा कि इस तरह से बिजनेसमैन बहुत से लोग करते भी। ये आप ये देखिए कि इसमें दो चीजें, LIC और जो बैंक, 1300 करोड़ HFL का जो है वो पेंडिंग है और जो बैंक है अब वो लोग जो है वो इसको केस को लेकर के आगे कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि क्या इतने बड़े आदमी के पास में 6.5 करोड़ ही प्रॉपर्टी के बचे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि ट्रिब्यूनल में जब 70% मेजोरिटी से कोई फैसला होता है तो वहां पर भी कई बार लोग जो है इस तरह के लेनदार आर्टिफिशियल खड़े कर देते हैं कि भाई हमने इसको 80 लाख रुपए दिया, हमने इसको 90 लाख रुपए दिया, अभी मुझसे लेनदार है। लेकिन वोटिंग में उनका वोट एक होता है। तो अगर वो 70% लोग उसके द्वारा प्रोपोगेट किए हुए या कम पैसे जिनके जो लेने वाले वो सब मिलकर के वोट कर देते हैं कि साहब जो इसकी प्रॉपर्टी जितनी 6.5 करोड़ है वो भी जो है वो उसको सरेंडर कर दी जाए, तो जो LIC 1300 करोड़ मांगती है, बैंक कई बहुत ज्यादा करोड़ मांगते हैं, उनके वोटिंग कम हो जाते हैं। तो ट्रिब्यूनल का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि वोटिंग जो है वो कंसेंसस के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से होती है कि आप क्या डिसाइड करते हो, वोटिंग होती है। तो यहाँ ये बात भी बैंक कहते हैं कि इसमें सुभाष चंद्र ने गेम खेला, वोटिंग वाले जो बंदे थे वो उसी के होने से ये वैल्यू जो है वो 6.5 करोड़ में सेटल हो गई। अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप अल्टीमेटली जो बात प्रोपोगेट होती है कि साहब 6.5 करोड़ में सारा केस, ऐसा नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी जो जब्त हो रही है उसकी प्रॉपर्टी का सारा के सारा हैंडओवर जो है बैंकों और HFL के पास रहेगा। अब इन दोनों को अधिकार है कि उसके अंदर जो भी बचा कुचा प्रॉपर्टी की कीमत है या जो कुछ भी वो है वो सब उसको अधिग्रहण करके और उसको बेच करके बैंक अपने खाते की भरपाई करेगा।
तीसरी बात इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है योगेश जी कि ये 22,000 करोड़ कैसे हुए। ये क्या होता है कि जो बेसिक लोन की अमाउंट होता है वो कम होता है, लेकिन उसके अंदर चक्रवर्ती ब्याज आपका जो है बहुत सी चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं। अगर आपके 16 साल बिग हो गए किसी चीज को, तो ये मान करके चलिए कि जो बैंक और LIC कभी अपना पैसा नहीं छोड़ते, लेकिन उस पर ब्याज करते करते जो ट्रिब्यूनल इस बात का भी ध्यान रखती है कि आपकी मूल रकम क्या थी। आपने ब्याज पर ब्याज, क्योंकि हर बैंक ये चाहता है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि उस रकम के ऊपर जो भी समय के हिसाब से ब्याज लगे उसकी भी वो जो है वो मेन रकम में कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पर ये देखना भी जरूरी है कि ये 22,000 करोड़ वैल्यू उस वक्त कितनी थी और क्या नहीं थी। तो इस टोटल किस्से में मैं कल बहुत सी चीजें देख रहा था, लोगों ने कहा कि ये हेयर कट हुआ, आपने भी ये वर्ड को यूज किया, हेयर कट हुआ। कांग्रेस के एक बड़े पदाधिकारी ने इसको हेयर कट ही नहीं कहा, उन्होंने इसको शेविंग कहा। ये बात बिल्कुल सही है कि शेविंग और हेयर कट में बहुत फर्क नहीं है कि आप किसी भी चीज को वेट कम कर दो, उसका लोन का अमाउंट को आप वाइप ऑफ कर दो तो उसके बाल हल्के हो जाएंगे। शायद उनकी मानसिकता ये रही होगी कि 0.03% यानी कि 100 रुपए के 3 पैसे लगभग, मुझे भी लगता है कि शेविंग के बराबर ही रहा। शेविंग करने के बाद एक आधा बाल छूटता है, शायद ये 0.0 नहीं। ये बात अलग अलग, ये मीडिया का टाइम है। ये लोग जो फ्रीलांसर्स या जो जिस तरह से एक बात को करने के बाद में उसके तथ्य तक को ना जाने बिना, क्योंकि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बोलता है कि ऐसा हो गया, तो जो लोग इस तरह के कई बार प्रोग्राम बनाते हैं उनके तथ्यों को नहीं जानते कि इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें, इनसाइड स्टोरी क्या है। जैसे मैंने आपको 2-3 चीजें बताई कि सुभाष चंद्रा भी हो सकता है कि अपने बंदे उसने जो ट्रिब्यूनल में बैठा रखे हो वोटिंग बढ़वाने के लिए। सुभाष चंद्रा ने अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी के नाम करके या बेच करके इतनी छोटी कर ली हो कि मेरे पास सिर्फ 6.5 करोड़ है। कई बार ऐसे भी होते हैं उद्योगपति, जब किसी की देनदारी देनी होती है तो पैसा होते हुए भी जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो आप उनसे क्या लोगे? तो उस पर ऐसा कोई सुपरविजन नहीं है कि हाल ही में उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी बेची या कोई कर्म तो नहीं किया? देखो सुभाष चंद्रा का पिछले जो भी गारंटर होता है बिजनेस के अंदर, आप बैंकों के पास में वही रिकॉर्ड होता है जो 22 साल 25 साल पहले दिया जाता है। ये बैंकों की भी जो है वो असेसमेंट करना चाहिए उसको समय समय पर कि जो गारंटर है अब उसकी माली कंडीशन क्या है। ये बैंकों के लेवल पे भी अगर आप मानोगे तो बैंकों की भी गलती है, क्योंकि हर बिजनेसमैन सबको कहीं ना कहीं जो है वो अपने बिजनेस के हिसाब से डील करता है। आप भी जानते हैं कि बिजनेसमैन आज की डेट में इनकम टैक्स बचाने के फार्मूले सीए जितना बता सकता है, अदरवाइज गवर्नमेंट तो कहती है कि बचना नहीं चाहिए जो चीज सही है, लेकिन फिर भी कई चीजें आप शेल कंपनी खड़ी कर लेते हैं बिजनेसमैन, कई चीजें ऐसी खड़ी कर लेते हैं कि आम जनता उनके उस जो है वो चक्रव्यूह को समझ नहीं पाती। और आज जो निकल करके आया कि साहब 6.5 करोड़ रुपए में जो है वो ये डील 22,000 करोड़ की फाइनल हो गई, तो इसमें कहना चाहूंगा कि बात को समझे बिना, बात को जाने बिना, हाँ ये बात सही है कि बैंक हो चाहे LIC हो, जो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या कोर्ट में किसी भी कोर्ट में जाएंगे अपने केस को दायर करेंगे, तो डेफिनेटली ये बात भी जाहिर होगी और परतें खुलेगी कि सुभाष चंद्रा ने, जैसा आपने कहा कि उनकी प्रॉपर्टी इन्हीं दिनों में तो सोल्ड आउट करके 6.5 करोड़ पे स्क्वीज तो नहीं की है, या जो शेल कंपनीज ने वोटिंग परसेंटेज दिया कि उसके अंदर उनकी रकम कितनी थी, ये सब चीजें बाद में अगर आप कोर्ट में जाते हैं ट्रिब्यूनल के बाद में तो निकल करके सामने आए। सरकार की भागीदारी को कैसे देखते हैं? देखो ऐसा होता है कि आप अल्टीमेटली फाइनेंशियल के अंदर जब ट्रिब्यूनल बैठ जाता है तो ट्रिब्यूनल जो है वो लेनदारों का होता है। आप ट्रिब्यूनल तो कहीं पर भी बैठता है तो उसमें डायरेक्ट सरकार की भागीदारी नहीं होती। सरकार तो चाहती है कि कोई भी जो लोन वाला बंदा है वो पे करे ताकि बैंकों को चलाया जा सके, बैंकों को खड़ा किया जा सके। और यही लोग जो सरकार ये चाहती है कि इनको वापस, कई बार सरकार ये भी चाहती है कि इस लोन के ऊपर और रीलोन कर दिया जाए। कई बार आपने देखा भी है, ताकि जो मरी हुई यूनिट्स हैं वो अगर उनमें दम है या उनका असेसमेंट है, कई बार सरकार उसको अधिग्रहण भी कर लेती है। सरकार बहुत सी चीजें इसमें करने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन बिजनेस मैन जो है वो कई बार इतने बड़ी चीजों को मैनिपुलेट करता है कि डेफिनेटली सुभाष चंद्रा अगर राज्यसभा के सदस्य निर्दलीय जीते तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट के द्वारा जीते। और ये बात अब कोई भी विपक्षी पार्टी हो या कोई भी बात हो तो ये बात तो कही जा सकती है अंदर खाने कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जब उन्होंने उस वक्त उसको सपोर्ट किया था तो आज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। लेकिन जहां तक बैंकों का सवाल है कुछ और बात है, ट्रिब्यूनल से कोर्ट में बात जाएगी तो और क्लियर होगी।